अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे जनाब। ठीक ठाक तो आप होंगे ही, क्योंकि जाहिर सी बात है मंडे के दिन तो फिर आपको काम पे जाना ही पड़ता है। और ये होता है वीक का पहला दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा जो है टेंशन ये होती है कि जी अब 4-5 दिन जो है वो काम के हैं। और इसमें वो लोग बड़े कामयाब रहते हैं जिन्होंने पहले से अपना स्केड्यूल मेंटेन किया होता है। लेकिन एंड टाइम पर जो लोग अपना स्केड्यूल मेंटेन कर रहे होते हैं, डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत पैनिक तो होता ही है। अच्छा, आज के शो में करेंगे ढेर सारी बातें, और आज के शो में जो है हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जिसमें हम सबसे पहले पल्सेस पे बात करेंगे। फिर हम ये भी बताएंगे आपको कि जो एपिलेप्सी है यानी मिर्गी जो है ये इसकी कितनी इकसाम होती हैं, ये क्यों होती है, क्या इसका इलाज वाकई मुमकिन है, क्या ये क्योरेबल है, क्या ये ख़त्म हो जाती है, और ये सारी जो तमाम तर टॉपिक्स हैं ये हम आपके साथ में जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो है ये सारी बातें, ये टॉपिक्स पे जाने से पहले जो है सिटी अपडेट्स में आपके साथ में शेयर करती हूँ। और सिटी अपडेट से भी पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अयाज भाई हमारे साथ मौजूद है, हमारे सीनियर रिपोर्टर। लेकिन सबसे पहले सिटी अपडेट्स, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आज क्या क्या हो रहा है। तो जनाब, सबसे पहले हम बढ़ते हैं फ़्लाइट शेड्यूल की तरफ। और फ्लाइट शेड्यूल जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज कोई परवाज़ मनसूख ना हुई हो, परवाज़ें तो मनसूख हुई होंगी। तो तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बाइस आज कराची से रवाना होने वाली 10 परवाज़ें मनसूख हुई और 2 ताख़ीर का शिकार हैं। कराची से लाहौर सीरीन एयर ER 522 524 मनसूख हुई। फिर कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर ER 502 504 मनसूख हुई। फिर उसके बाद कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 605 मनसूख हुई। फिर कराची से दमाम PIA की परवाज़ PK 241 मनसूख हुई। कराची से कोयटा PIA की परवाज़ PK 310 मनसूख हुई। और फिर उसके बाद कराची से सलाम कोट PIA की परवाज़ PK 157 मनसूख हुई। और कराची से जद्दा सीरीन एयर की परवाज़ जो है वो ER 811 मनसूख हो गई। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद, जैसे ये फ़्लाइट शेड्यूल हम आपको बता रहे हैं ना, तो इसके फ़ौरन बाद हम चलते हैं कुछ सोने के रेट्स जो हैं वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। सोने की कीमत में जो है वो कमी हुई है। आलमी बाजार में सोना $8 सस्ता होकर $2,861 फी ऑन्स पर आ गया है। 1 तोला सोना 1,040 रुपये सस्ता हो गया, जिसके बाद इसकी कीमत 2,99,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 897 रुपये सस्ता होकर 2,56,344 रुपये का हो गया। और 1 तोला चांदी जो है वो 18 रुपये कमी के बाद 3,330 रुपये की हो गई है। तो भाई ये मैंने आपके साथ में सिटी अपडेट शेयर की। इसके अलावा मौसम की अपडेट्स, इसके अलावा करेंसी अपडेट्स, और जो आपकी मुर्गी, अंडे और जो मटन है उसकी जितने भी प्राइसेस हैं वो कुछ ही लम्हों में, कुछ ही देर बाद जो है हमारी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं दालों की जानिब। तो सबसे पहले है माश की दाल। और जनाब, माश की दाल किस किस को पसंद है? और माश की दाल के जो होलसेल प्राइस है वो है 405, और फिर उसके अलावा जो है रिटेल प्राइस है वो है 425। और फिर उसके बाद है मूंग की दाल। मूंग की दाल के जो प्राइस है होलसेल प्राइस वो है 3110, और फिर जो है रिटेल प्राइस वो है 325। और फिर उसके बाद है मसूर की दाल, और ये भी वही मसूर की दाल है जो कि नंबर 1 क्वालिटी की है। होलसेल प्राइस है 250, और फिर इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 262 है। तो फिर उसके बाद जो है वो दाल चना, जिसमें होलसेल प्राइस जो है वो 340 हैं, और फिर 355 जो है इसकी रिटेल प्राइस है। फिर काबली चना जो है वो है नंबर 1 काबली चना जो है भाई, वो है होलसेल प्राइस 310, और फिर इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 325। तो ये तो हो गए आज के सिटी अपडेट्स आपके साथ में। और जल्दी से शेयर कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि जी सेल कहाँ लगी हुई है। तो सेल लगी हुई है फर्स्ट स्टेप पर स्टिल ऑन, और आप जा सकते हैं, जूते शूते खरीद सकते हैं। इसके अलावा इंसिग्निया, फिर उनसे लंदन एंड सर्विस पे लगी हुई है 30%। तो ये तो हो गई सेल। अब आते हैं हमारी टॉप स्टोरी की जानिब। और टॉप स्टोरी जो है आज हमारी सबसे पहली जो टॉप स्टोरी है, इसका मैं थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करती हूँ कि क्या ये स्टोरी है। और ये स्टोरी सुनने के बाद जो है ना वो दिल दहल जाता है और इंसान हैरान हो जाता है कि लोगों को अकल फिर भी नहीं आनी। यूरोप जाने की ख्वाहिश, इज्तिमाई कब्रों से दर्जनों तारकीन वतन की लाशें बरामद हुई हैं। ये वो लोग हैं जो बड़ा शौक से यूरोप जा रहे होते हैं और बड़ा शौक से सब कुछ बेच के जा रहे होते हैं। तो लीबिया में ये 2 इज्तिमाई कब्रों से दर्जनों तारीके वतन और महाजरीन की लाशें मिली हैं। और लीबिया के हुकाम ने मुल्क के जुनूब मशरकी सहरा में 2 इज्तिमाई कब्रों से तकरीबन 50 लाशें निकाली, यानी 2 कब्रों में थी ये 50 लाशें। इस ताज़ा तरीन सानिया में शुमाली अफ्रीकी मुल्क के रास्ते यूरोप पहुंचने की ख्वाहिश करने वाले लोग शामिल हैं। और जो सिक्योरिटी डायरेक्टरेट है ने इतवार को बयान में कहा कि जुमे को जुनूब मशरकी शहर कफरा के एक फार्म से मिलने वाली एक इज्तिमाई कब्र में 19 लाशें थी। ये 2 कब्रें अलग थी जहाँ से 50 लाशें मिली। फिर एक और जो फार्म था वहाँ पर 19 लाशें मिली। और फिर उसके बाद ये जो वाक़यात थी इनको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।
और फिर ये सारी जो है वो इन्होंने स्टैट्स इसके साथ में शेयर किए। फिर उसके बाद जब छापे के बाद फिर एक और शहर से दूसरी इज्तिमाई कब्र मिली जिसमें कम से कम 30 लाशें थी। मतलब ये अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मजीद कहा जिंदा बच जाने वालों के अकाउंट्स के मुताबिक इस जगह पर तकरीबन 70 अफराद दफन है और हुक्काम अब भी इलाके की जो है वो तलाश कर रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं। अशरफ भाई हमारे साथ हैं, मिराज अयाज भाई हमारे साथ हैं। अशरफ भाई जी, पहले लोग पकड़े जा रहे थे, डूब भी रहे थे, गायब हो रहे थे, व्हाटएवर द केस, बट अब आप देखें कि ये तारकीन वतन की लाशें जो हैं वो दो कब्रों से 50-50 लाशें, ये एक अलमिया है कि आप सोचें कि जो अनरिपोर्टेडली जा रहे हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे, पता नहीं कौन से चोर रास्तों से जा रहे हैं, कौन से ये चोर समंदर हैं, कौन से कहाँ से ये जा रहे हैं, और ये इस तरह से इन लोगों की लाशें मिल रही हैं, लेकिन लोगों को अकल नहीं आ रही। और क्या इसके ऊपर ये क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मैं तो मतलब स्पीचलेस हो गई हूँ सुन के। देखें, ये बहुत बड़ा कंसर्न है और ज़रूरत इस चीज़ की है। अगर हम देखें पूरे मुल्क में जो महंगाई की वजह से, हाँ, एक तो रोज़गार के मौके बहुत कम हो गए, हाँ, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है, अब लोगों को तो अपना रोज़गार या माश ढूंढना है। हाँ, तो जो गांव देहात में अगर आप इनको, अगर जैसे मैंने इसको रीड किया है तो ज़्यादातर ये पंजाब से हैं, गांव देहात से लोग होते हैं, इनकी ज़मीनें होती हैं, राइट, दादा की परदादा की, वो ज़मीनें घर में जब इनके नाम मुंतकिल होती है तो वो उसको बेच के, क्योंकि ये लोग एक टारगेटेड हिट करते हैं, ये लोग ना, ये पढ़े लिखे को, जैसे कराची से लोग नहीं जा रहे होंगे, सही, उनको पता है भाई कि ये झांसा दे रहा है, हाँ, मगर वो बेचारे शरीफ लोग होते हैं गाँव में, वो पहले क्या जाते हैं, रेकी करते हैं, वहाँ जाके लोगों को एक बताते हैं देखो ये चला गया, वो चला गया। हाँ। अब उसके बाद अब आप देखें ना, अगर 4 लोगों को भी कांटेक्ट किया तो हर किसी के भी अगर 5-5 कांटेक्ट हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ट्री बनती है। तो ये इस तरीके से जाके रेकी करके उस गांव को हिट करते हैं, फिर गांव के गांव को लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं उनको भी चाहिए कि जैसे आप देखती हैं एडवर्टीजमेंट चलती है या रेडियो पे सरकार जो है वो करती है, वो बताए कि इलीगल टर्म में बाहर नहीं जा सकते हैं, किसी को पैसे दे के इलीगल तरीके से बाय रोड कहाँ से कहाँ। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, अब आप हैरान होंगी, पहले तो ये टैंकरों में या इस तरीके से बाय रोड मुंतकिल, अब ये बायर जाते हैं दोहा वगैरह या मिडल ईस्ट जाते हैं, वहाँ से इनको बाय रोड फिर मुंतकिल करते हैं। मगर ये भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि देखें ना, आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब आप विदाउट वीज़ा, विदाउट पासपोर्ट आप क्रॉस कर रहे हैं, जब वो पकड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे ममालिक में जो अनासर हैं, जो ये टीम काम कर रही हैं, ये इनको लेके तो जाते हैं, लेकिन बीच में कोई उस सांस ने मतलब टैंकर में डाला हुआ है, आप तो हैरान होंगी, जो ऑयल टैंकर है उसमें डाल के लेके गए। जो बाउजर होते हैं ना, कैप्सूल देखा होगा चल रहे होते हैं रोडों में, एलपीजी के बाउजर होते हैं, एलएनजी के बाउजर, उसके अंदर गैस होती है, वो जब वो लेके जाते हैं उसमें नहीं होते हैं, उसको काट के उसके अंदर बंदों को डाल के लेके जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मगर ये है कि लोग वो देखते भी नहीं कि किस तरीके से जा रहे हैं। अब आप सोचें कि एक टैंकर में आप बंद हैं, सांस नहीं आएगी तो क्या होगा, मर जाएंगे। जब इतनी तादाद में मर जाते हैं तो अपनी जान छुड़ाने के लिए एक ही जगह पे ही उनको डाल के उनको दफना देते हैं। अब इतना बड़ा ये सानिया है हमारे यहाँ, अगर देखा जाए वफाकी वज़ीर दाखिला इस पर पूरे मुल्क में, ख़ास तौर से गुजरावाला साइड और जोड़ावाला, ये सारे जो हैं, वहाँ पे जो छोटे इलाके हैं जहाँ गांव देहात देखें कि 50 या 60 घर होते हैं, वहाँ पे भी जाके स्टार्ट किया है कि आगाही मुहिम। राइट। अब मसला ये है कि आप इतने पैसे लगा के, आप हैरान होंगी कि अगर वो जो जाता है इलीगल टर्म में, सही, अयाज बाहर रहे हैं, अयाज भी बताएंगे, मैं गया हूँ 2 दफ़ा, मतलब आप जाते हैं लीगल टर्म में, वो लीगल टर्म में आपकी एक ओवरसीज इमिग्रेशन की जो है ना एक वेबसाइट है हुकूमत पाकिस्तान की, दुनिया भर से जो जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, चाहे मजदूर हो, ड्राइवर हो, इंजीनियर्स हों, उनकी डिमांड आ रही होती है। वो मतलब अगर आप कोई परफेक्ट बंदे या ठीक बंदे के पास जाके करेंगे, वहाँ जाके अप्लाई करें और वहाँ से वो पूरी उनकी कनेक्शन किससे कैसे जाना है। मगर यहाँ पे तो वो आप देखें ना कि पढ़ाई के बहाने लेके जाते हैं इलीगल टर्म में, आप हैरान होंगी। और ये पैसे अगर आप सुनिए 1-2 लाख रुपए नहीं, 20-20, 25-25 लाख रुपए लेते हैं और इलीगल टर्म में लेके जाते हैं और मार भी देते हैं इनको। अब वो कहते हैं वहाँ पहुँचेगा, माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई इसका फ़ोन आएगा, इंतज़ार कर रहे होते, करते करते थक जाते हैं। फिर कुछ होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कहाँ जाके शिकायत करें, कहाँ जाके आप गांव में जाएंगी, आप हैरान होंगी, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। सही। अब यहाँ लोग जाके, क्योंकि वो जो गांव देहात में वो चौधरी या वो क्या कहते हैं उन्हें, वो चौधरी के अलावा जो गाँव वडेरे और ये सारे, तो इस टाइप के जो होते हैं वो आपस में कांटेक्ट रखते हैं, आगे बात नहीं, क्योंकि
बदनाम उनका होता है नाम, तो वो उस बात को दबाते हैं। मगर यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है कि ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं, जैसे कि हम देखें, आपको जो किश्ती डूबने वाला वाक़या था, आप देखें कि किश्ती का एक लोड है, उसमें 100, 400, 500 बंदे लोड किए हुए हैं और गहरे समंदर में जा रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, अब इज्तिमाई कब्र का है, तो कोई नहीं, जो बताने वाला तो चला गया ऊपर, और जिन्होंने उनको डाला आप ढूंढ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अब इनका ये है कि यहाँ पे भी मेरी एक दरख्वास्त होगी मुतलका इदारों से, जिनकी जहाँ से लोग मिल रहे हैं, जो पहले किश्ती डूबने वाले में जो बच गए, वो जो पकड़े गए, तो आप इनकी पूरी ट्री पकड़ें और सीरियस भाई पूरी ट्री पकड़ें, पता नहीं खानदान वालों को कोई आप कोई सेशन ही दिलवा दें, पता नहीं कोई अवेयरनेस दिलवा दें, कुछ कर दें, अल्लाह का खौफ दिलवा दें, लेकिन इन हादसा से अपने घर वालों को बचा लें, उनको ना जाने दें। इससे बेहतर ये कि यहीं कोई काम करा लें। अयाज भाई, अभी ये जो स्टैट्स आपने सुने हैं, मतलब ये इसके बाद तो ये वो इंकशाफात हैं कि अच्छे अच्छे लोग दहल जाएंगे ये सुन के जो मिल नहीं रहे होते, जिनकी लाशें नहीं मिल रही होती, कहते जी समंदर बुर्द हो गए या पता नहीं कश्तियां डूब गई, ऐसे भी होते हैं। इतनी कब्रों में इस तरह से भी लोग मिलते हैं, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाते हैं। ये हमारे आपके अपनों में से, प्यारों में से ही लोग होते हैं जो कमाने के लिए जाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग क्यों इस चीज़ को इतना आगे लेके चलते हैं, क्यों, कौन लोग आ जाते हैं, कौन सी यहाँ ब्रेन बिल्डिंग है, कौन इन्हें प्रोवोक करता है, क्या इशू क्या है, कितने पैसे मिल जाते होंगे। देखिए, करेंसी एक्सचेंज रेट जो है ना, वो आपको अट्रैक्ट करता है। अब आपका $1 अगर आपका 280 रुपये आपको दे रहा है, तो वो तो आपको अट्रैक्ट करेगा। बाहर जाके अगर आप कमा रहे हैं तो ये खबरें नहीं अट्रैक्ट करती कि ये समंदर में कश्ती भी डूब जाती है। देखिए, दूसरी चीज ये है कि हमारे इदारों को काम करना चाहिए। इदारे जो खास करके इमिग्रेशन के वो इदारे जो ये समझते हैं कि आज मैं जिंदगी में, मेरा पासपोर्ट पूरा कोरा है और मैं जा रहा हूँ ऐसी जगह पे, मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, मैं दोहा, मेरा क्या काम है जब मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। भाई जबान नहीं आती इनको उन शहरों की, उन जगहों की जहाँ ये पहुंच जाते काम करने। मेरा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं नजर आ रहा, सॉरी टू से, लेकिन आपको कम से कम ये तो देखना चाहिए ना। ये आपके देखिए, इमिग्रेशन अफसर का यही काम होता है। इसका काम यही है कि वो समझता है अगर कि ये आदमी इसके लाइबल है, तो वो उसको स्टैम्प करके एग्जिट की लगाने के जाने की इजाजत देगा, वरना उसके पास अथॉरिटी है रोकने की। सही, वो बैठा इसीलिए कि वो अथॉरिटी है, तो वो रोक सकता है ना आपको। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सिर्फ आंख बंद करके ठगाठक स्टैम्प नहीं लगाए। अब जब आप ये देख रहे हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारा मसला नहीं है, हमसे ज्यादा मसला उन ममालिक के लिए जहाँ पे ये जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि उनके लोकलाइजेशन में, जहाँ वहाँ उनकी जॉब क्रिएशन में, उनके लिए बाहर के लोग आके उनकी जॉब्स के ऊपर कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये मसला हमारे लिए नहीं है, ये मसला थर्ड वर्ल्ड कंट्री का नहीं है, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का भी मसला है। तो अयाज भाई, जो लोग इस तरह से जाते हैं, आप देखिए ना कितना टाइम वो वहां पर ख्वार होते हैं, कितने अरसे बाद उन्हें वर्क परमिट मिलता है, कितना वो जो है वो लोकल जो है ना उसमें गैदरिंग में रह रहे होते हैं, सड़कों पे सो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। ये भी तो चेक करें लोग, ये ख्वाब नहीं दिखाते, ये बातें नहीं छोड़ें। यहाँ से जो लेबर जाती है, जो प्रॉपर लेबर जाती है, अगर आप लोग सऊदी और यूएई में जाके वो जिस लेबर कैंप में जिस तरीके से रहते हैं, अगर आप उनका कमरा देख लें ना, तो दिल दहल जाएगा। वो जिंदगी में कभी अपने किसी गांव के कमरे में भी नहीं ऐसे रहते होंगे। सही, एक कमरे में 4-4 बंकर बेड्स लगे होते हैं, एक कमरे में एक के ऊपर एक आदमी सो रहा होता है। 3-3 बंकर बेड्स के कमरे देखे हैं मैंने। और ये लीगल वीजा लेके जाते, ये तो आप रोक ही नहीं सकते ना, तो लीगल है। लेबर कैंप में आप जाके दिखाएं, आपको कमरों के सामने से नहीं आप गुजर सकती। खटमल उनके कमरों के अंदर होती है। उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल, तो आसान नहीं है बाहर जाके काम करना। मैंने लेबर कैंप्स देखे हैं, मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो लेबर कैंप्स हैं, आप जाके देखें तो सही। वहाँ आप यहाँ यूएई में जाके जो बेचारे काम कर रहे हैं, वहाँ आप थोड़ी हैं सिर्फ, वहाँ से पूरी दुनिया की लेबर आ रही है उनके पास। उनके पास मिस्री भी है, उनके पास इंडियन भी है, उनके पास मलवारी भी है, उनके पास पाकिस्तानी भी है, यहाँ से पख्तून भी है, यहाँ से पंजाबी भी है, यहाँ से सिंधी भी है। सब एक जगह रह रहे हैं, सब एक कमरे में रह रहे हैं। आपको पूछ के थोड़ी रखेगा कि 4 पाकिस्तानी एक कमरे में डाल दो, तो जहाँ जगह होगी जो बंका बैठ खा लिए वहां चढ़ जाओ भाई। सही बात। तो ये लोग जो समझ रहे हैं कि दुनिया बाहर जाके बहुत आसान है, आसान नहीं है जिंदगी। भले आप यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट से यूएई चले जाएं, सही, और अगर आपके पास प्रॉपर वीजा या प्रॉपर कंपनी नहीं है, तो आप ये ना समझें कि आपको 2000 दरम जो दे रहा है या 3000 दरम दे रहा है तो बहुत कोई अयाशी की आपकी जिंदगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये यूरोप, अमेरिका और इन ममालिक में जाना तो बिल्कुल अलग कहानी है।
बट अगर आप अपने शहर से, यहाँ से अगर आप बिना अवेयरनेस के जरा हैदराबाद या सक्खर ही ट्रेवल कर लेना तो आपको लग पता जाए अपने ही मुल्क में कि भाई कितनी ख्वारी होती है। तो प्लीज ऐसी चीजों से दूर रहें। आपने जो कमाना है, जो खाना है, मतलब किसी भी लालच में ना आए, किसी की भी ब्रेन बिल्डिंग में ना आए। एजेंट ने तो आपसे पैसे लेने होते हैं और उसको तो पैसे कमाने होते हैं, लेकिन आपकी फैमिली, आपकी अपनी जान, आपकी अपने जितने प्रॉब्लम्स हैं वो दुगने हो जाते हैं। अगर आप वहां पहुंच भी जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको जितना सफ़र करना पड़ता है, आपकी फैमिली को बर्दाश्त करना पड़ता है, वो आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो स्टोरी का ना दूसरा साइड भी देखा करें, ये फैक्ट्स भी देखा करें जो हम आपको तकरीबन हर 15 दिन बाद, हर महीने में एक स्टोरी बता रहे होते हैं कि जी ये हो गया तारकीन वतन के साथ। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और पैसों के लालच में इतना ना डूब जाएं कि आप अपनी फैमिली को ही सफ़र कराएं। शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और स्टोरी आपके साथ में शेयर करेंगे। बहुत पेनफुल स्टोरी है। एक शख्स है जिसको पुलिस हिरासत में जो है वो मर गया। अब इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है, कैसे मरा, क्या हुआ, ये जानेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर रिपोर्टर अयाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, क्योंकि हमारे शहर में, शहर कायद में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ जो है वो देखने को, सुनने को मिलती हैं कि आप अचानक से टीवी देख रहे होंगे, आप न्यूज़ देख रहे होंगे और आपको लगेगा अभी रैंडम न्यूज़ आएगी, ठीक है, अभी कोई इवेंट की न्यूज़ आ जाएगी, कोई सियासी न्यूज़ आ जाएगी, कोई आपसी कोई झगड़े हो रहे होंगे उनकी न्यूज़ आ जाएगी। सडन आपको पता चलता है जी ये हो गया और एक बंदा जो है वो मर गया, नाहक मर गया, ये सारा कुछ है। और क्या हुआ जी, 2 लोगों में झगड़ा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, पुलिस थाने चले गए और उसके बाद ये खबर सामने आई। ऐसी स्टोरीज जो अनबिलीवेबल हों, इसके लिए सबसे पहले आप चलें, सर हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है अनुषे, वो आपको बताएंगी कि एक्चुअल में हुआ क्या और ये सारा प्रोसेस क्या था। तो ये पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कास नामी शहरी को शराब के नशे में मारा गया है। इसका सबूत हम आपको दिखाएंगे। और जो मकतूल का भाई है उसने कहा था कि शराब की स्मेल आ रही थी मुंह से, एहलकारों के और एसएचओ के। तो दिखाते हैं, थाने के अंदर शराब की बोतलें पड़ी हैं। ये प्रीडी थाना है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा अंदर दाखिल हुए। ये आप देख सकते हैं, ये थाने के अंदर शराब की बोतलें पड़ी। मुंह बोलता सबूत है कि पुलिस वाले शराब में थे। तो आपने ये टोटल स्टोरी सुनी, अनुषी की ये रिपोर्ट, अनुषी की ये रिपोर्टिंग। और इट्स अनबिलीवेबल कि एक बंदी जो बॉटल है वो लेके जा रही है और पूछ रही है पुलिस वाले से ही, और वो उनको कह रहे हैं कि आप बाहर से लेकर आए होंगी। मतलब ये सिस्टम है पुलिस वालों का कि आप अकोमोडेट करें, आप कोऑपरेट करें उस रिपोर्टर के साथ जो आपको हकाइक बता रही है, फैक्ट्स बता रही है। उल्टा आप उसके ऊपर जो है वो आप कह रहे हैं ये तो आप बाहर से लेकर आई हैं। अशरफ भाई, एक तो ये वाकया इतना पेनफुल, और दूसरा आप ये जो एटीट्यूड है पुलिस का ये देखें। और फिर लोग कहते जी लोग पुलिस पे ट्रस्ट नहीं करते, लोग पुलिस पे बारो, तो रिपोर्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया ना उन्होंने उल्टा। भाई इसके लिए आपका निज़ाम अगर हम देखें ना तो 108 थाने हैं, आप उठाएं। हाँ। कोई भी आप हायर लेवल से लेकर नीचे तक आप एसएचओ दिखाएं। कराची का कौन है, बाहर से लाके आपने बैठाए में, उसको क्या इलाके का पता। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं गुलशन में रहता हूँ, गुलशन के एसएचओ को मैं पूछता हूँ, या मैं नॉर्थ इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि गलियाँ बताओ जे ब्लॉक से लेके ए ब्लॉक तक कौन कौन सी कहाँ से हैं, नहीं पता होगा। देखें आप ये यहाँ को जो ठीक करना है तो वो वहाँ से आया, वो शहजादा बना हुआ है भाई, बदमाशी चलती है इन लोगों की। और ये पुलिस थाने, पूरी दुनिया में पुलिस रिपोर्टिंग आप जाएं, पंजाब में देखें ना, एक थानों में भी कैमरे लगे हुए, उनकी पूरी रिपोर्टिंग होती है, सीधे होके रहते हैं बिल्कुल सही। और ये तो बदमाश थाने में बने हुए होते हैं। अब आप देखें, हाँ। रिपोर्टर जाके बोल रही है, वो आगे से क्या कह रहा है, उसकी अकड़ देखें। हाँ। हुआ क्या ये मामला, प्रीडी थाना है, मोबाइल मार्केट से एक ताजर निकला और वहां पे रश में आपने देखा, वो भी फुटेज आई है, बाइक पे वो पीछे से आके उसकी हिट हुई है। वो क्या हो गया, उसने पूछा क्या हो गया, सिग्नल बंद था, वो खड़ा हुआ था, उसके बाद आके वो उतर के, क्योंकि नशे में थे, ठीक है, ये उसके भाई, उसका भाई साथ था, पकड़ के उसको तुम्हें बताते हैं मारा कूटा ये सब। और उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदर हैं मोहम्मद रिजवान इरफान, उन्होंने बताया कि एफआईआर जो कटी, मैं सुन के एफआईआर मैंने मंगाई, मैंने कहा कि क्या बोल रही है, बताएं। उसको फुटेज आ गई, रोड से पकड़ा है, कह रहे पैसे छीन रहा था, ये कर रहा था, वारदात कर रहा था, और उसके साथ जो है उसके ऊपर एफआईआर काट के उसको बंद कर दिया। फिर उसकी जब तशद्दुद शुदा जो हमारी अनुषा नहीं दिखाई कि उसको इतना मारा कि सुबह वो कीमती जान चली गई नौजवान की। हाँ। एक ताजर। हाँ। अब उन्होंने पूरी मार्केट बंद करके एहतजाज किया, वो किया, फिर हमारी रिपोर्ट गई, हमारे 3 रिपोर्टर उतरे हुए थे, एहतजाज भी हो रहा था, हाँ। प्रेस क्लब पे भी हो रहा था, फिर पीडी थाने पे था। जब पीडी थाने पे गई तो वहां पे देखा तो मैं भी हैरान हो गया, हमने कहा जी हम तो इसको चलाएंगे, इवन के कॉल भी आई।
अब वो जब जाके चलाया तो वो आगे से आप पुलिस वाले की डिटाई देखें, कह रही आप बाहर से लाई हैं, मतलब तुम्हारे थाने से निकली है और ये यहाँ पे जो भी एक दो को आपने सस्पेंड किया पूरा थाना जाना चाहिए। ये खुलेआम ये यहाँ पे जो कर रहे हैं, इनके थाने बिकते हैं, थाने की रेकी होती है, सारे सबको उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं। हाँ। बीटर कहलाते हैं। अच्छा। आप जाके पूछें ताजरों से, इन सब से। ये आप ये बताएं ना, आप जाके जगह जगह पतारे लगे हुए हैं, सब कौन मोबाइलें जाती हैं, पैसे लेती हैं। हाँ। इवन कि अभी मैं ये वीकेंड पे था, चीजें लेने गया हुआ था जी। तो गुलशन में एक मार्केट है वहाँ पे, तो वहाँ पे दुकानदार से सलाम दुआ है जी। तो उसने बोला कि ना भाई कैसे हैं, वो उसको पता है मैं यहाँ पे हूँ मीडिया में। तो उसने कहा सर अभी देखें अभी मोबाइल गई है, मैं था नहीं, मेरा काम करने वाला था, अभी देखें मोबाइल आएगी जी जी। मोबाइल आई, वो आया उतर के आके बोल रहा है कि भाई वो बाहर चीजें वीजें रखी हुई हैं, अच्छा पैसे दे दो। हाँ। मैंने कहा क्यों आया, उसको बुलाया मैंने कहा किस लिए आए आप? हाँ। नहीं जी हम तो सामान लेने आए थे। सही। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब वो मोटरसाइकिल अगर वो लगी हुई, अब वहाँ पे इतनी बड़ी तो पार्किंग नहीं है ना इशू, राइट। अब वहाँ के वो पैसे लेके गया। अब ये इनका क्या काम है, तहफ़्फ़ुज़ देना। हाँ। इनका क्या काम है, पुलिस का काम है मदद आपकी या फिर पुलिस का अपनी मदद करते हैं। मेन ये देखें ये सारा सिस्टम 108 थाने, 7 जिला, सबसे बड़ा शहर दुनिया का अगर देखें तो आपके दुनिया में भी बड़े शहरों में इसका कराची का नाम आता है। और वहाँ जो पुलिस एहलकार जो टॉप है लेवल से लेकर नीचे तक है, वो किसको रखा हुआ है आपने, सही ठीक है। और यहाँ के शहरी आप देखें, वो अगर फुटेज है वो हमारे पास, आप ये हमारे रिपोर्टर ने ब्रेक की थी, मतलब पीछे से आके मारे कि भाई वो शहजादे साहब बादशाह सलामत साहब को जगह क्यों नहीं दी। हाँ। आप अभी भी मैं आ रहा था, 2 पुलिस एहलकार वर्दी में, ठीक है, हेलमेट नहीं पहने हुए थे, बाइक पे रश में मैं खड़ा हुआ हूँ, बाइक आके मुझे शीशे पे हाथ मारा, कह रहा गाड़ी उधर करो। ये वाकई सही कह रहे हैं अशरफ भाई, ये एक तरह का अलमिया ही बन गया, पता नहीं क्या ये कोई पुलिस का परसेप्शन ही बन गया है, ये बस इनका ये पर्टिकुलर एक्ट है कि इन्होंने करना ही इसी तरह से। अयाज भाई आपने ये जो पूरी रिपोर्ट देखी, ये सारा कुछ जिस तरह से हमारी करस्पॉन्डेंट ने बताया अनुषे ने, मैंने जिंदगी में पहली दफा ये इस तरह का कोई इंसिडेंट सुना है कि आंखों देखा पुलिस ने झुटला दिया कि आप बोतल बाहर से लाई। मतलब मैं हैरान हूँ कि पुलिस ने रिपोर्टर को झुटला दिया। बात कर रही है, रात को स्नैप चेकिंग होती है इस शहर के अंदर। रात को 12 बजे के बाद पुलिस मोबाइलों का काम है ना, चौक वो इलाके साउथ में आप चले जाएं, आप डिफेंस से रात को 1:30-2 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, उनको सारे एग्जिट पॉइंट्स पता है। अच्छा। आप फैमिली के साथ हो, हाँ। आप रात को कहीं किसी दावत में अगर चले जाएं, हाँ। और 1:30 से 2 बजे जरा निकल के दिखा दें अगर बगैर चेक हुए हुए, ये तो आलम है इनका। और जो वो खड़े हुए होते हैं लोग, हाँ। जरा उनसे उतर के आप बात तो करके देखें, वो कौन से भपके मार रहे हैं, उनकी आंखें देखें टमाटर की तरह, आपकी शर्ट की तरह लाल होती है, सिगरेट भर भर के पीने के बाद, उनसे बोला नहीं जा रहा होता। ये मैं आज की, अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो आज इस शहर के अंदर निकल के रात को जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात, हाँ। और अगर वो मेरी बात को सेकंड ना करें तो मेरा नाम बदल दें। आप, मैं सिर्फ साउथ की बात नहीं कर रहा, शहर के किसी थाने का बात उठा लें आप। हाँ। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है कि ये जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, हाँ। डरा, ये खौफ पैदा करने का मकसद क्या है? हाँ। खौफ पैदा करने का मकसद ये है, डराएंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं तो पैसे कैसे देंगे आप? सही। आपके घर वालों को जब उसका लाल मुंह दिखाएंगे, हाँ। तो वो आप पैसे देंगे ना कि मेरे बच्चे या मेरे भाई या मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओ, ये जो पैसे ये ले लो, जेवर भी ले लो। हाँ। इस शहर का ये अलमिया है। हाँ। अच्छा, फिर तीसरी बात कि आप कहते हैं कि शहर के अंदर मोबाइल गश्त चाहिए आपको स्ट्रीट क्राइम से बच रहा है, हाँ। तो हुकूमत कहाँ सो रही है? थाने के अंदर आपने 6 बाइकें दे दी, 8 मोबाइलें दे दी, 8 तो खैर हो ही नहीं सकती, 2 मोबाइलें दे दी आपने, उसके बाद बोला जाओ भाई पेट्रोल डीजल खुद करो। कैसे करे भाई? वो 40-70 हजार रुपए आपने उसकी सैलरी रखी हुई है, 14 से 16 ग्रेड की सैलरी क्या है आज? 80,000 रुपए। हाँ। उसके बाद आप कह रहे पूरा थाना चलाओ। हाँ। तो कैसे चलाएगा वो? आपको और मुझे ही मेरा गला काटेगा ना। सही बात है। मैं पेट्रोलिंग के लिए बाइक का पेट्रोल चाहिए, थाने की बिजली के पैसे चाहिए, जिसको पकड़ लिया उसको खाना भी खिलाना है, तो ये भी तो मसाइल इनके साथ, ये भी तो आप लगा के, ये कौन करके दे रहा है? ये हुकूमत कर रही है। हुकूमत क्यों नहीं इतना फंड देती इनको कि वो इस तरफ आए ही नहीं? फंड कहाँ से देंगी भाई? यहाँ पे एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप देख लें,
आप गिनते रहे महीने, 1 2 3 4 35 40 50 60 70 महीने, इनको नहीं बनाना है सेफ सिटी। यार मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ जो 4 6 8 पोल के ऊपर कैमरे लग गए, जो वो आइडियाज हो रही थी हमारे, तो उस वजह से डर के मारे। अयाज भाई आप क्यों खुश हो रहे हैं इन कैमरों पे से? आपको इन कैमरों से कोई फायदा हो गया सिवाय इसके कि एक गाड़ी थी उसमें 2 लोग थे वो फरार हो गए, पता करने की कोशिश की जा रही है? भाई बहुत सॉलिड मालूमात मिली है, अब वो गाड़ी मिल नहीं रही, लोग मिल नहीं रहे, वो चली गई। मतलब आप सोचे तो सही कि जो कैमरास लगाए हैं उससे भी इनको क्या है, बस एक अरे आप कुछ नहीं कर रहे। पूरी पुलिस जितनी है ना, सिर्फ कराची की पुलिस, डोप टेस्ट करवा लें सबका, बात ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबका डोप टेस्ट करवा लें, पता चल जाएगा कौन कितनी शराब पीता है, कौन कितना नशे करता है, सब साफ, दूध का दूध पानी का पानी। जिस दिन कहेंगे ना कि डोप टेस्ट करवा लें, उससे 2 दिन पहले सब नमाजी बन जाएंगे, हाजी बन जाएंगे, उम्रा करके आ रहे। देखिए जो है वो जब आप क्रिमिनल और फिर वो कहेंगे जी रिपोर्टर्स तो ऐसे कह रहे हैं। सब जब क्रिमिनल को आप पावर दे देंगे ना तो क्रिमिनल ही बनेगा। आपके सामने हमारी रिपोर्टिंग हुई है, मैं हैरान हूं कि सारे पुलिस एहलकार जो बैठ के देख रहे हैं, आईजी साहब देख रहे हैं, एआईजी देख रहे हैं, डीआईजी देख रहे हैं, सारे पुलिस एहलकार मुलविस हैं डकैती में, पुलिस एहलकार अगवा में मुलविस है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी ऑन रिकॉर्ड है, सारी खबरें चली। इन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीएसपी लेवल के लोगों को अरेस्ट किया है ना। औरंगी की इतना बड़ा वाकया है, औरंगी की डकैती का इतना बड़ा वाकया, उसमें कौन इन्वॉल्व निकला? उनका डीएसपी निकले। मतलब सोचिए जरा, ब्लैक मेलिंग की इंतहा देखें तो बाकी तो छोड़ देना, वो तो छोटे हो गए, वर्दी पहन के आप ये कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जिंदगी में एक ही इंटरव्यू किया है मैंने शुभ शेट्टी साहब का, ठीक है, वो जो उन्होंने बोला ना सबके ऊपर आता है। वो उन्होंने सिंपल मुझे कहा था, बेटा देखो सब एक उंगलियां बराबर नहीं है। मैंने कहा नहीं है। उन्होंने कहा भाई सारी चीजें सबको पता है, सही, उनको खड़ा करो, शूट, ठीक है। एक और आपको बात, आप क्रिमिनल को कैसे खत्म करेंगी? जाहिर है आपको कोई ना कोई आप पैसे लेके, आपको पता है यहाँ पकड़े जाते हैं। मेरे साथ वारदात हुई, मैंने गलती जिंदगी में कर दी कि भाई जाके फर्स्ट इंफॉर्मेशन करा दी, मेरी जिंदगी अजाब हो गई। कहाँ हो? आ जाओ। कहाँ हो? घर पे हो। कहाँ हो? आ जाओ। अबे भाई, मतलब आप फोन पे ले लो कोई इंफॉर्मेशन, आप जिसको भी, बिल्ली को भी पकड़ के ला दो, कह रहे उसको पहचानो। अरे अब मसला ये है कि अगर आपने करा दी तो आपको इतना तंग करेंगे, बोलेंगे भाई मैं वापस ले रहा हूँ। समझ नहीं आप तंग करने का क्या मसला है? सही। उनको काम नहीं करना है, रोज नामचा ऐसा बना के वहाँ जो अदालत में देते हैं, ओ भाई वो शहजादा निकल जाता है, वो शहजादा बन जाता है। मेन ये कि क्रिमिनल को जब तक उस एक्टिविटी में जुर्म साबित करके अंदर नहीं डाला जाएगा, उसकी तबीयत सेट नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। मैं ये कहती हूँ कि ये कहा जाता है ना कि भाई पुलिस के पास इख्तियारात नहीं है। मैं कहती हूँ कि जो पुलिस के इख्तियारात तो आप साइड पे रखें, पहले पुलिस के जो है ना वो आप करेक्टर और पुलिस की जो मामलात हैं वही ठीक कर लें, ताकि शराब के नशे में ना लोगों के साथ नाहक जो है वो ये जिस तरह से मारपीट होती है ये ना की जाए। सबा इस मुल्क का 1819 का कानून चल रहा है, पुलिस लॉ जो है, और 1819 का आपका कानून चल रहा है। 1800 की बात कर रहा हूँ मैं, 1900 की भी बात नहीं कर रहा। ओह गॉड, अभी तो हम 2025 पे खड़े हैं, तो यहाँ तो पुलिस ऑर्डर ही चेंज करने की आपको जरूरत है। अभी तो आपका तो कानून ही नहीं है। आप दुनिया कहाँ चली गई, कमिश्नरी निजाम पे अभी तक आप फंसे पड़े हैं। सही। आप बातें, आप लोग पत्नी दुनिया को बदलने की बातें करते हैं। 2025 हम में तो आप कह रहे हैं आप कुछ ना बदलें, गवर्नमेंट पुलिस बदल दे। ये निजाम, मैं ये बात पहले भी बोलता हूँ, ये इस निजाम के तहत अब मुल्क नहीं चलेगा। आपको निजाम बदलना है टॉप टू बॉटम। ना आपको इस पुलिस कानून के तहत ये मुल्क चल सकता है, ना इस कमिश्नरी निजाम के तहत ये मुल्क चल सकता है। आपको नए कानून बनाने पड़ेंगे। दुनिया जैसे चल रही है, अब ये नहीं है कि एक कांस्टेबल उठा, उसके हाथ में अख्तियार है हेड मोरर के, और उसने एफआईआर दर्ज कर दी, जो दफा चाहे लगा दी, झूठी सच्ची, भैंस चोरी, टोपी चोरी, बटन चोरी, ये नहीं चल सकता। एफआईआर ऐसे दर्ज नहीं होती दुनिया में। इन्वेस्टिगेशन से पहले आप एफआईआर कैसे कर सकते हैं? कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू पकड़े ही नहीं जा रहे। मतलब आप सोचें हाई लेवल, यानी फोर्सेस उतरी हैं, तो ये मिले हुए थे। सही, ठीक है। अब कच्चे के डाकू के बाद जदीद असला कहाँ से? इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया ना, रॉकेट लॉन्चर और ये आप सोच सकती हैं किसने दिए। अब वो आज तक लगे हुए फोर्सेस उनको पकड़ने के लिए, लोगों को अगवा करके लेके गए। ये हमारी स्क्रीन पे ये फुटेज भी देख सकते हैं। अब ये झगड़ा देख रही हैं। हाँ, बिल्कुल। पीछे से बाइक लगी है, पुलिस वाले आके उसको मार रहे हैं। अभी वो देखें आप उसको। हाँ, और बीच सड़क पे लोग चल रहे हैं, वो उसके साथ झगड़ा चल रहा है। उस झगड़े पे उसको क्या पता कि वो उसमें वो कौन है, वो कौन है। ये रास्ते में उसके बाद उसको कहा तुम्हें बताते हैं हम।
उसको अच्छा, पकड़ ये के सिविल थाने में लेके थे, गए। सिविल कपड़ों में थे जी सिविल कपड़ों में थे। अच्छा, अच्छा, और तुमने बाइक कैसे रोकी? वो कह रहा है सिग्नल बंद था, उसको मारा है पीछे से। उसने यकीनी तौर पे बहुत अच्छी सी बात कही होगी जिसमें उसको गुस्सा आ गया। बहुत अच्छी सी बात आपको पता है, बिल्कुल बदतमीजी की जबान यूज की होगी, उसको गुस्सा आया, उसके बाद वो उससे लड़ने लगा। अब जो झगड़ा आ गया, अब आपको क्या क्या चाहिए? झगड़े की फुटेज आ गई, थाने से जो है वो आपको मतलब कौन सा पानी कहते हैं, मिनरल वाटर मिल गया। जी, 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 ठीक है, वो मिनरल वाटर है ना, जैसे शहद भी निकल जाता है, तो मिनरल वाटर मिला उनको। अब मिनरल वाटर मिला तो कह रहे आप लेकर आई हैं। थाने के अंदर से रिकॉर्डिंग, वो सारे लोग खड़े हुए हैं, सारी वहां पे ताजिर बरादरी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की, मोबाइल मार्केट के लोग थे। अब यकीन करें, मोबाइल में आपको मैं दिखा देता हूँ, सब इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हैं कि लड़की होके ये ऐसे खड़ी हुई थी। उन्होंने क्लैप कहा है, इसको कहा शुक्रिया कहना, करे जवान की बच्ची ऐसे खड़ी है, शेरनी है ये। बिल्कुल, बाकी बहुत जबरदस्त जो है वो अनुषा ने रिपोर्टिंग की है। और मुझे बड़ी हैरत है जो हमारी पुलिस का एटीट्यूड है। हमारी पुलिस को वाकई अपना एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो अगर हम सिंध की बात करें, कराची की बात करें, तो हमें ये डिसअपॉइंटेड स्टोरीज ही मिलती हैं। लेकिन कुछ रुख करते पंजाब का, और पंजाब में हो रही डेवलपमेंट, पंजाब में हो रहे इवेंट्स, और पंजाब में हो रही शादियां भी। तो जनाब, पंजाब में धी रानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया। अच्छा, खबर इसकी कुछ इस तरह से है कि सूबाई हुकूमत को मजीद 1500 शादियों के लिए दरखास्तें मौसूल हो गई। शादियों की तकरीबात में दूल्हा दुल्हन और मेहमानों के लिए खाना हुकूमत पंजाब की तरफ से होगा। धी रानी प्रोग्राम के तहत दूल्हा दुल्हन को बजरिया ATM 1 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। अच्छा जी। लाहौर से जारी बयान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुआशरे के नादार और महरूम तबकात का एहसास हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हर जिम्मेदारी जो है वो अच्छी तरह से निभाई जाएगी। और इसी के साथ जो है एक और अच्छी खबर भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। और ये जो खबर है ये है भाई, इसके ऊपर इनको सलूट भी करना चाहिए और हमें इन पर फ़ख्र भी बड़ा है। और ये है अली इलियास। अच्छा जी, कारनामा क्या किया है इन्होंने? तो एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अली इलियास ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मास्टर्स ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो भाई बहुत सारा कांग्रेट्स आपको अली इलियास। अली इलियास ने एजाज का कामयाबी से दिफा भी किया। वो थाईलैंड में जारी एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में अली इलियास मास्टर ओपन कैटेगरी में 35 से 39 के एज ग्रुप के मुकाबलों में शरीक हुए। और पाकिस्तानी साइकिलिस्ट ने 21.4 किलोमीटर का जो फासला है वो 26 मिनट 30.556 सेकंड्स में तय किया। और इनकी औसत स्पीड जो है वो 48.44 किलोमीटर फी घंटा रही। अली इलियास ने इवेंट में गोल्ड मेडल के साथ अपने एजाज का दिफा किया, जबकि इवेंट में दूसरे नंबर पर आने वाली थाईलैंड के साइकिलिस्ट अली इलियास से 1 मिनट 14 सेकंड्स पीछे रहे। तो भाई अली इलियास, आपको बहुत सारा कांग्रेट्स, और इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान के लिए जीतते रहिए और इस तरह से मेडल्स हासिल करते रहिए। अच्छा जनाब, कमिंग बैक टू दी स्टोरी, टॉप स्टोरी, और ये है पॉलिटिकल। अयाज भाई, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को पार्टी के अंदर मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। अब आपको खुद पता है कि MQM के अंदर जो सारा सिनेरियो चल रहा है, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फिर इख्तियारात और दीगर मसाइल, सारा कुछ। उसके बाद अब जो सईद गनी है वो कहते हैं जी कामरान टिसोरी जो है वो पार्टी के अंदर जो मसले चल रहे हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर ले। ज़रा थोड़ा सा बताएं क्या क्या चल क्या रहा है? देखें, ये सियासी जमातों में ये चीज़ जो है होती है, ये एक उनकी सियासत का एक हुस्न है। हाँ। कि आपको ये चीजें समझ में आती तो है। ये हुस्न खत्म नहीं हो रहा, मतलब ये मसला ये हुस्न तो नहीं है, तो मसला हो गया है। मसला नहीं है, ये मसला देखें, ये हमारे यहाँ को ये पहली दफा सिर्फ MQM के साथ नहीं है। नून में से शीन निकालना, जरदारी साहब का बिलावल से नाराज हो जाना, सही, बिलावल का यहाँ से दुबई चले जाना और जरदारी साहब को वहाँ मनाने जाना। तो ये कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके अंदर ये इख्तलाफात नहीं होते? जब बाप बेटे के अंदर पार्टी हेड्स होने में इख्तलाफात हो जाते हैं तो फिर एक निचली सतह की पार्टी है। लेकिन उनकी पार्टी की जो कहना चाहिए ना बागडोर, वो एटलीस्ट स्टेबल रहती है, स्टैटिक रहती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे ही थोड़ा सा भी कुछ इंतशार की सूरत हाल होती है वहीं से बयान आ जाता है पीपल्स पार्टी का। जी पीपल्स पार्टी मुत्तहिद है, कराची में एक ही सियासी जमात है जिसको कहते हैं पीपल्स पार्टी। देखिए, ये कराची के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल स्पेस मौजूद है। लोग यही समझते हैं कि यहाँ वो कि ये कराची को ये होल्ड कर लेगा, कराची को वो होल्ड कर लेगा, कराची में पढ़े लिखे लोग, अब शऊर जो है लोगों में आ चुका है। सही, सब ये बातें करते रहे, लेकिन जो उसका आप देखते हैं कि जब 8 फरवरी का जो इलेक्शंस थे उसके अंदर जो जब इलेक्शंस होते हैं तो चीज़ें सामने आती हैं, तो लोगों के पास अब शऊर आ चुका है। चीज़ें उसका
आपका ये जो लोग कहते हैं ना, ये लोग सियासी लोग हैं, ये लोग एक दूसरे के बयान नहीं देंगे तो फिर आप और मैं तो नहीं देंगे ना। लेकिन भाई इनके बयानों से ये एक वाहिद पोस्ट है, हाँ। ये वाहिद पोस्ट है। ये बेचारे कामरान टसोरी साहब के पास हर तीसरे महीने कहते हैं कि या तो ये हाँ। या ये जाने वाले हैं या ये अपनी भाई वो एक तो वो पहले जब वो कहीं पार्टी के अंदर अपना काम करने जाते हैं तो बोलते हैं भाई आप तो वफाक की अलामत है, आप तो एक अपना वो ओहदे का इस्तेमाल करें, आप सियासत से दूर हैं, आप सबके गवर्नर हैं। अब आप बोल रहे हो आप पार्टी के अंदर मामला देके, क्यों देके, वो गवर्नर है सिंध का। चले भाई बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन जो MQM है और उसकी जो पॉलिटिक्स है उसमें दिन ब दिन जो है वो तकसीम नजर आती जा रही है। और ये जो इख्तियारात की जंग है या जो दीगर मामलात हैं इनको जल्दी सॉल्व कर लेनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ऑब्वियसली एक्टिव है और पीपल्स पार्टी ये कहती है, सईद गनी साहब ये कहते हैं कि कराची में एक ही बड़ी सियासी जमात है एंड दैट इज पीपल्स पार्टी। तो आज टॉप स्टोरीज से फिलहाल इतना ही। हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है, आपका शुक्रिया। अयाज भाई हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी मजे मजे की बातें और पल्सेस क्यों जरूरी हैं, कितनी तादाद में खाना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं नुकसान है, ये सब जानेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब अब दीगर टॉप स्टोरीज की जानिब तो बढ़ने से पहले हम बढ़ते हैं मज़े मज़े की चीज़ों की जानिब। और ये मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो खाने पीने की हो सकती हैं, और ये खाने पीने की चीज़ें जो होती हैं वो कुछ हेल्दी होती हैं और कुछ जो है वो आप डाइट के ज़ुमरे में ले लेते हैं। लेकिन सूजी जो है एक ऐसी चीज़ है कि जो डाइट कर रहा हो वो भी वीक में एक दिन खा सकता है, और जो डाइट नहीं कर रहा हो वो एक दिन छोड़ के एक दिन तो खा ही सकते हैं। तो ज़रा ये सूजी के हलवे की जो रेसिपी है, यमी सी रेसिपी, ये देखिए। खूबसूरत कल्चर है हमारे सिंध का, और कितनी ब्यूटी है और कितना रिच कल्चर है, कितना सूफीज़म है। अच्छा ना, कुछ बात कर लेते हैं कि हमारी जो एक्ट्रेस हैं उनके भी बड़े ज़बरदस्त शूट आ रहे हैं। तो मेरी टीम ने जो है वो लाइनअप किया है और हमें दिखाने वाली है, मुझे भी दिखाने वाली है कि भाई ये जो एक्ट्रेस हैं ये बड़ी ज़बरदस्त लग रही है शूट में। मैं भी देखती हूँ और आप भी देखें कि कौन सी जनाब कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और अभी जो है क्योंकि हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम सिंध की बात कर रहे हैं, और डेफिनेटली हमारे कल्चर में जो है ना वो ज़रात और हमारे जो ये बीन्स हैं, पल्सेस हैं, ये भी बड़ा काउंट करती हैं, क्योंकि हम लोग एशियंस स्पेशली इस पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं। तो आज इसकी अहमियत जानेंगे, आज इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में पता करेंगे, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरीबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरीबा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। और मेरा नाम डॉक्टर अबीरा है। अबीरा है, चले जी, डॉक्टर अरीबा नाम नहीं है, डॉक्टर अबीरा नाम है। चले जी, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अच्छा जनाब, लेकिन इस बड़े से शहर में जो ये छोटी छोटी बातें होती है ना, कभी कभी ये बातें बड़ी क्यूट हो जाती हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है ना वो भी बड़ा क्यूट है। तो भाई ये बताएं कि क्या इम्पोर्टेंस है पल्सेस की लाइफ में, और किस तरीके से जो है इसकी इनटेक होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखें, पल्सेस वैसे भी हमारी सोसाइटी में जो है ना अम्मियाँ बड़ी फोर्स करती हैं कि भाई दाल खानी चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, चने खाने चाहिए। ऑल काइंड ऑफ पल्सेस दे आर रिच इन प्रोटीन। अच्छा। पूरी दुनिया प्रोटीन के पीछे भाग रही है, हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले रहे होते हैं, महंगे महंगे खरीद रहे होते हैं, लेकिन पल्सेस को हम लोग साइंटिफिकली साइंसदान कहते हैं कि ये जो ना गरीबों का गोश्त है। अच्छा। क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होता है, रफली 22 to 26% प्रोटीन होता है इन पल्सेस में। हर पल्सेस का थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, लेकिन ऑन एवरेज इतना ही है। तो इतना आपको प्रोटीन मिल रहा है। और अगर हम कीमत की बात करें तो पल्सेस को और गोश्त के पैसों को अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली दालें हमें सस्ते पैसों में मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू गोश्त, मछली, मुर्गी, बकरा, व्हाटएवर, इस तरह की चीज़ों से। तो पल्सेस खाना आपके लिए अच्छा है सेहत के लिए, क्योंकि वो आपको प्रोटीन दे रहा है। और फिर और फ़ायदा क्या है इसका, जब हम जैसे कि बात करें मीट बेस्ड प्रोटीन की, तो जो मीट बेस्ड प्रोटीन होते हैं दे हैव कोलेस्ट्रॉल और हाई अमाउंट ऑफ फैट, तो आपको फैट ज़्यादा मिल रहा होता है उससे। लेकिन पल्सेस में ना फैट नहीं होता, तो ये आपको वैसे अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो और ज़्यादा आपको अच्छा प्रोटीन दे रहा है जब इसमें फैट नहीं है। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये तो अच्छी चीज़ है। ये बताएं कि बच्चों को ये किस तरीके से जो है ना वो खिलानी चाहिए और क्या इसके होना चाहिए? देखें, बच्चे ना हर चीज़ खा लेते हैं जब तक हम उनके आगे जो है ये नहीं कहते कि ये थोड़ा सा दालें, जब बड़े थोड़ा करते हैं ना कि दाल नहीं खानी, तो फिर बच्चे भी सुन के कर रहे होते हैं दाल नहीं खानी। ये बड़ी अच्छी बात की है कि भाई जब आप ये कहते हैं ना कि दाल नहीं खानी, क्योंकि हम अपने घर में बड़ों से यही सुनते आए,
दाल तो हम नहीं खाएंगे, तो हम भी, हमारा भी वही परसेप्शन बन जाता है। तो जो आपका परसेप्शन होता है ना फूड से रिलेटेड, अपनी डाइट से रिलेटेड, जब खाने की टेबल पे या दस्तरखान पे खाना लगा हो और बड़े कोई बात कर रहे हो तो उसको बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं। लेकिन यकीन करें बच्चे आजकल के इतने शार्प हैं कि वो कोई ना कोई राह फरार, जिसको कहते हैं कोई ना कोई स्मार्ट वे ढूंढ लेते कि हमने ये नहीं खाना, हमें तो भाई चिकन ही खाना है, हमें तो भाई बर्गर ही खाना है, हमें तो जाके बाहर से ही चीज़ें लेनी है। जी देखें, पल्सेस जो है आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे पास्ता बच्चों को बहुत पसंद होता है, हाँ, तो सही। पास्ता के अंदर आपने थोड़ी सी रेड वाली दाल जो होती है वो ऐड कर दी। सही। आप उस तरह की चीज़ों में ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद है। सही। आप जो है इन पल्सेस को ग्राइंड करके उसका फ्लावर बना सकते हैं। अगर पराठा खाता है बच्चा तो व्हीट और उसका 1:1 के रेशो में आप मिक्स करें और आप पराठा बना दें। आपको जो है ना वर्सटाइल ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती। इंडीड हम पेरेंट्स जो है या उनके बड़े हैं उनको बताते हैं। तो एक चीज़ होती है, आप उनकी थोड़ी सी काउंसलिंग करें कि बेटा देखें इसमें प्रोटीन होता है, इसमें खाना चाहिए, हमारी बॉडी में पावर मिलती है। मैं अपने बच्चों के साथ यही करती हूँ। तो ये वाली चीज़ है कि प्रोटीन हम खाएंगे तो हमारे हेल्थ अच्छी होगी, स्किन अच्छा होगा, बॉडी मास बढ़ेगा। इस तरह की चीज़ें बच्चों को बतानी चाहिए, तो बच्चे इवेंचुअली समझ लेते हैं। थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। चलिए जी, थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। वैसे मैंने तो अपनी अम्मी की बात नहीं समझी थी काउंसलिंग के बावजूद भी मैं नहीं खाती दालें, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है, ये बड़ा बुरा मैसेज है। बाकी लोगों को दालें खानी चाहिए, मैं भी दालें खाऊंगी। शाह भाई ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, आप कहाँ थे ये बताएं? कैसे हैं बेटा, खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह भाई, आज हम जो है वो दालों की अहमियत पे, बीन्स की अहमियत पे और ग़िज़ाइयत पे ज़रा बात कर रहे हैं। ज़रा बताएं इसकी कितनी जो है वो अफादियत है, कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये खाना चाहिए? देखिए, फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है। और ख़ास तौर पे बच्चों को शुरू से आदत डालनी चाहिए। अच्छा। कि हर चीज़ खाएं वो। अच्छा। हाँ, बाज़ कहते हैं ना कि जी घर पे दाल बनाती ही नहीं है, कुछ और ही चीज़ें चल रही होती हैं, बच्चे को उसी की आदत लग जाती है। नहीं, उसे हर चीज़ खाने की आदत डालें। और दालों के तो बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि जिसको बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर दालों में बादीपन होता है, गैसेस बहुत बनती हैं, जैसे चने की दाल हो गई। हाँ, ये बड़ा एक इशू है, सही कह रहे हैं। माश की दाल हो गई, तो इससे ये कि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर में भी दर्द होता है। मेरे साथ है ये इशू शाह भाई कि मतलब मैं कोई सी भी दाल खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरा सर थोड़ा सा भारी हो रहा है, मुझे सर में दर्द हो रहा है, या गैस इस तरह से प्रॉब्लम होती है। गैसेस दिमाग पे चढ़ती है ना, अच्छा। तो इसकी वजह से सर दर्द भी फील होता है। सर भारीपन भी फील होता है, भारी हो जाता है। बाज़ लोगों की नाक बंद होती है, गले में रेशा गिरता है, इसकी वजह से भी सर में दर्द महसूस होता है, भारीपन होता है। अच्छा, और साथ में सुस्ती, काहली फील होती है। अच्छा। ये तीनों चीजें होती हैं। तो क्या फिर करें इसके लिए? देखिए, उसके लिए ये है कि आप घर पे जैसे आप चाय बनाते हैं, आप अदरक और दालचीनी और सब्ज़ चाय, इसका कहवा बनाकर पिएं। तो ये भारीपन को भी खत्म करेगी और दूध हजम भी कर देगी हर चीज को। सही। और वेट भी बढ़ने नहीं मतलब देगी। जैसे फर्ज करें अब किसी ने काली दाल या किसी ने जो वो दूसरी वाली मूंग की दाल होती है, अब उसने वो खाया, अब ज़ाहिर है शौक है, चलो शौक में आपने दाल चावल खा लिए, बट आपको पता है कि भाई मैंने दाल चावल खाने तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होना है, दाल से मुझे प्रॉब्लम होता है, तो उसके बाद फिर आप ये मूंग की दाल जो है ना वो बेऐब है, उसका इतना नुकसान नहीं है। अच्छा, मूंग की दाल बहुत बेहतर है, लेकिन जो चने की दाल होती है उसमें ज्यादा गैसेस बनती है। तो फिर उसको खाने के बाद क्या फिर करें कि वो फिर जो है ना, देखिए, एक तो मैंने कहवा बताया, और जिन लोगों को भी ये अफारे की शिकायत होती है, पेट फूल जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए सूखा पुदीना मिलेगा आपको पंसारी के पास। अच्छा। सूखा पुदीना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद आधी चाय वाली चम्मच पानी के साथ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको एक अच्छी सी डिकार आएगी, हाजम हो जाएगा सब कुछ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, माश की दाल जो है उससे भी लोग कहते हैं भाई बड़ा भारीपन हो रहा है, उससे मैदे में जो है ना वो होता है प्रॉब्लम कि भाई मैदे में आपके प्रॉब्लम हो रहा है, भारीपन हो रहा है, तो वो उसके लिए फिर क्या देखिए, लेसदार होती है और वो कॉन्स्टिपेशन कर देती है, कब्ज कर देती है, लेकिन वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है माश की दाल। जो कार्टिलेज खत्म हो जाता है जोड़ों में, ये उसको बनाने में मदद देती है और तमाम जिस्म को ताकत भी देगी, आसाबी कमजोरी को भी दूर करेगी। अच्छा। तो उसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं। बेनिफिट्स हैं, लेकिन यूजुअली तो शाह भाई ये होता है ना, लोग दाल खाते ही नहीं है, यानी चिकन हो गया या फिर ऑब्वियसली बिरयानी हो गई, मैगी हो गई, नूडल्स हो गए, चाइनीज, मतलब हम लोग तो दालों की तरफ आते नहीं है। इसके क्यों नहीं आते? इसके कितने फायदे हैं, लोग क्यों नहीं खाते दाल? देखिए, दाल खाना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि दालों के बेनिफिट्स ये है कि एक तो प्रोटीन आपको मिल रही है, दूसरा ये है कि ये बाल गिर रहे हो, बालों के लिए बेहतर है ये। कलर की जो चेहरे पे दाग धब्बे झाइयाँ हो जाती हैं,
उसको दूर करने के लिए मूंग की दाल सबसे ज्यादा बेहतर है। हाँ। मूंग की दाल 50 ग्राम, सही। उसने यूसुफ 50 ग्राम, उसने यूसुफ 50 ग्राम, मूंग की दाल 50 ग्राम, हाँ। सफेदा काशगरी 50 ग्राम, ओके। इनको मिला लें, हाँ। पाउडर बन गया। सही। ये 150 ग्राम हो जाता है। सही। और इसमें 100 ग्राम उपटन मिला लें, मिक्स करके आप रख लें। फिर जितना लगाना हो उतना दूध में या अर्के गुलाब में, आपकी मर्जी है, इन दोनों में से एक चीज में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, हाथ पांव पे लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें। फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फायदा होता है, और जब ये रोजाना की बेस पे भी आप कर सकते हैं। 1 महीना कर रहे हैं, गोरे गोरे नजर आएंगे। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त भाई। मुझे लगता है सारे जो है ना आज से तो सब दालें खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि शाह भाई ने बता दिए बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद दालों की अहमियत जानेंगे और फायदे भी जानेंगे कि ब्यूटी से रिलेटेड क्या फायदे हैं। स्टे विद अस। अच्छा जी, ये शान साबिर हैं और ये बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो मेंबर हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क के, और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं और अपनी स्किल्स में जो है बड़े मास्टर हैं और ही इज़ वेरी गुड। तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं डेफिनेटली वो हमारी टीम का हिस्सा भी होते हैं और हमारी फैमिली का भी हिस्सा होते हैं। तो एक दफ़ा फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। अच्छा जनाब, अब जाते हैं डॉक्टर अबीरा की तरफ। जिस तरीके से अभी शाह भाई बता रहे हैं कि दालों के इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं, लेकिन हम लोग तो दाल को इसलिए भी नहीं खाते कि भाई नहीं हमें तो चिकन खाना है और मज़े की नहीं लगती। तो क्या मुझे ज़रा बताएं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो कोई नहीं होते? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा दालें खाते हैं तो उससे आपको यूरिन इन्फेक्शन भी समटाइम्स इट हैपेंस कि लोगों में हो जाता है। तो क्या इसके नुकसान क्या है? देखिए, दालों के नुकसान हैं, उसके अंदर ना कुछ एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होते हैं, जैसे टेनिन्स हो गए, फाइटेट हो गए, सैपोनिन्स हो गए, ये तमाम। यूरिक एसिड भी बढ़ा देती है? यूरिक एसिड का ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन जो है वो इस तरह की चीज़ें जिसके बाद आपको ब्लॉटिंग फील होती है, जो सारी चीज़ें अभी आप ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये दाल के ना एक्सटर्नल कोट में होती हैं, बिल्कुल उसकी सरफेस वाली जगह पे। अच्छा। तो आप बहुत सारी ऐसे तरीके यूज़ कर सकते हैं जिनसे ये एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड कम हो सकते हैं, सो दैट आपको ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे एंड यू कैन एंजॉय योर प्रोटीन बहुत आराम से। तो उस तरीके में होता है कि आप उसकी प्रॉपर मिलिंग कर लें, वो जो कि हम मिलिंग होकर आई भी होती है, हमारे पास कवर हटा हुआ होता है। जिन दालों के कवर हटे हुए होते हैं, छिलका हटा हुआ होता है, वो इजी टू डाइजेस्ट होती हैं। लेकिन और क्या तरीके हैं? सोकिंग हम ट्रेडिशनली करते हुए आ रहे हैं, चनों की तो करते ही हैं, चनों के अलावा किसी चीज़ की ऐसा सोकिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप इसको सोक करते हैं फ्रॉम 8 to 12 आवर्स, तो आपको जो रिजल्टेंट दाल मिलेगी वो एक तो इजी टू कुक होगी। आजकल जो गैस के मसाइल हैं कराची में, बल्कि पूरे मुल्क में, तो वो इजी टू कुक होगी। और दूसरा कि वो एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड्स जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, कि आपको गैस करते हैं, ब्लॉटिंग करते हैं, वो वाले प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। इस सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी दाल को जब भी बनाएं, आप उसको ओवरनाइट सोक कर लें या एटलीस्ट 8 आवर्स के लिए उसको सोक करें, ताकि इन एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए और आप खुशी खुशी दाल खाएं। दूसरी चीज़ होती है कि हम उसके अंदर उसकी जर्मिनेशन कर दें। हम देखें किसी भी जो चीज़ का जर्म होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। सही। जर्मिनेशन, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं आप कंटिन्यू। जर्मिनेशन से क्या होता है कि आपने उसकी छोटी छोटी सी आपको कोंपलें नजर आना शुरू हो जाएंगी। वो चीज़ होती है, आपने दाल को सोक किया, पानी गिरा दिया और 3-4 बार पानी डाला और फिर इस तरह से निकाल दिया 8-8 घंटे के वक्फे से, तो आपको छोटे छोटे जर्म्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो दाल जो है आप जब कुक करेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी भी होगी और आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगी। ये करना थोड़ा सा मुश्किल है और सोकिंग करना ज़्यादा आसान है, लेकिन जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो ये कर रहे हैं और दुनिया भर में कर रहे हैं। और आप देखें कोरियन आजकल चीज़ें बड़ी मशहूर है, तो जैसे कि कोरियन सूप बनते हैं, दीवानी हुई है। लेंटिल सूप बनता है कोरिया में। आप बच्चों को ये कह के खिलाएं कि मैं तो नहीं पी सकती है लेंटिल सूप, मैं तो मतलब भाग जाऊं वहां से। मेरी अम्मी अगर मुझे पकड़ पकड़ के भी बुला के पिलाए, ना ना ना। अब जो कोरियन रेस्टोरेंट बन रहे हैं ना, उसकी बेस पे जाके सारे बच्चे वही महंगे सूप वही पियेंगे। हम तो भाई चिकन सूप, चिकन कॉर्न सूप ही पीने वाले लोग हैं, लेकिन आप लोगों ने ये सब पीना है, खाना है, क्योंकि ये स्किन का मामला भी है। शाह भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आपने यूरिक एसिड का जिक्र किया। यूरिक एसिड के चांस बढ़ने के दाल के इस्तेमाल से, तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें दालें भी मना करते हैं, लोबिया भी मना करते हैं। और साग हर किस्म का, जैसे मेथी, पालक, टमाटर। बाज़ औक़ात क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसका 0.6 जो है वो नॉर्मल होता है और 1.1 जो है उसका बॉर्डर लाइन होता है।
अगर ये भी बढ़ना शुरू हो जाए तो पेशेंट डायलिसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो यूरिन बनना बंद हो जाता है। तो दालों से ये है कि इस वक्त मना की जाती है, और साथ में यूटीआई होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि इसमें कंकर होते हैं। तो फिर शाह भाई ये देखिए ना कि अब आपने खुद बताया कि कितनी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लोग फिर इस वजह से भी अवॉइड करते हैं कि भाई नहीं ठीक है फिर ज्यादा दाल नहीं खाते हम। ये भी तो एक मैं इसकी वजह भी बता दूं, किस तरह से खाएं, उसको फिल्टर करके क्या तरीका है? आप मेरी सुन लें, मेरे घर पे कोई नहीं सुनता, आप सुन लें। मसला ये सब सुन रहे हैं आप। जी। तो जिस तरह भी डॉक्टर अवीरा ने भी कहा कि उसके बेनिफिट्स के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन साथ में ये है कि इस चीजों का एहतियात भी करना जरूरी होता है कि इसमें कंकर्स होते हैं, इसको साफ करके फिर पका के इस्तेमाल करें। अक्सर हम खाना खा रहे होते हैं, दाल खा रहे होते हैं रोटी के साथ, तो जब हम चबा रहे होते हैं तो हमारे दांतों में पत्थर आ जाता है कोई, हम सिर्फ वो नवाला निकाल के साइड पे कर देते हैं और फिर खाना जारी रखते हैं। आप उस टाइम पे 1 मिनट की तकलीफ करके कुल्ली कर लिया करें, फिर जाके दोबारा बैठ जाया करें। अच्छा, ताकि उसके अज्जा जो हैं वो आपके अंदर जो चले जाते हैं वो यूरिन इन्फेक्शन पैदा करते हैं, यूरिन में बर्निंग शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात किडनी पेन भी होता है, उसमें रेत बननी शुरू हो जाती है। तो पानी का टेक ज्यादा रखिए आप। एक बीज मिलेंगे तुख्मे करफ्स के नाम से, जिसे करफस भी कहते हैं, इसे साफ करके 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ इस्तेमाल करें और कम से कम महीना 40 दिन यूज करें और अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें, इंशाल्लाह आपको कंट्रोल पे मिलेगा। मतलब शाह भाई आपको लगता है कि हमारी आवाम दालें खाने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतने सारे प्रोसेस से गुजरेगी, जिस आवाम के पास ये टाइम नहीं है। अरे साफ करके नहीं खाएंगे तो फिर कैसे खाएंगे? जिस आवाम नहीं कि वो ये टेस्ट भी करवाए और वो टेस्ट भी करवाए, अगर वो दालें साफ भी कर लेंगे ना, फिर भी हमारी जो आवाम है वो कहेगी भाई इतनी टेंशन नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने दालें खानी है। उसकी रीजन ये है कि जो शाह भाई बता रहे हैं ना वो एक्यूरेट बात बता रहे हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद है। थोड़ी सी मेहनत कर ले तो आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा। आपके जो मतलब पैकेज दालें आती हैं वो ऑलरेडी क्लीन होती हैं, तो यू हैव टू वॉश इट थोरली। आप उसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे, लेकिन अगर आप ओपन मार्केट से दाल खरीद रहे हैं किसी भी करियाने की दुकान से, देन आपको मेहनत की कि आप उसको प्रॉपर चुन के धो के, और ये तो कॉमन प्रैक्टिस है हमारे घरों में। उसमें ये है कि आपकी बात बजा है बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप अगेन साफ कर लिया करें। जी यही बात है, क्योंकि इसमें ना खाएंगे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। सही, क्योंकि इनमें जैसे सर ने ऑक्सलेट्स वगैरह होते हैं, तो ये किडनी स्टोन बनाने के चांसेस होते हैं। आप बेहतर है कि सोक करके ही इस चीज को यूज करें। जैसे टमाटर के बीज भी मना किए जाते हैं, इसी वजह से मना करते हैं। बीज और छिलका उतार के पल्प इस्तेमाल करें, वो रीजन सारा ये सेम है। अच्छा ये बताएं कि भाई दालों को खाने का ये भी तो एक तरीका है ना कि बहुत सारे लोगों ने दाल पालक पका लिया, ठीक है, चिकन दाल पका लिया, या दाल को मतलब दाल का टेस्ट चेंज करने के लिए दाल गोश्त जो है वो लोग बहुत खाते हैं। तो ये भी तो एक तरीका है कि इस तरीके से, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो ये भी तो एक तरीका है सर्व करने का, खिलाने का। ये बेहतर आइडिया है जी। मैंने बिल्कुल बेहतर आइडिया। आप जब कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, भाई आप दाल में प्रोटीन है, अब आपने गोश्त डाला हुआ उसमें तो वो हैवी प्रोटीन नहीं हो जाती, या उससे क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सुना है कि दाल गोश्त खाने से बहुत सारे लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को जो है वो किडनी का इशू हो जाता है। और ये दालों, आई डोंट नो कि ये मिथ्स हैं या बाकी ये दाल घोटाला भी बनता है, दाल घोटाला भी बनता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जरा बताएं। देखें, ये स्पेसिफिकली मिथ है कि दाल और गोश्त को आप पका के खाएंगे तो कोई अलग सी चीज होगी। दाल के अंदर जैसे कि आपको 100 ग्राम दाल में 22 to 26 ग्राम प्रोटीन है, उसके बाद इसके अंदर फाइबर है। फाइबर आपकी बाउल मूवमेंट अच्छी करता है, आपकी डाइजेशन अच्छी करता है। इसके अलावा दालों के अंदर होते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? वो चीज़ होती हैं जो हमारी गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और चीज़ों में हेल्प करते हैं। ये उनकी फूड होती है, तो वो उनको ग्रो करने में हेल्प करती हैं दालें। तो दालें आर नॉट बैड। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है और रिपीटेडली उसे चाहिए कि वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करे कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, उसका ब्लेम दाल पे नहीं लगा है। कितने दिन खानी चाहिए अपने डाइट में, कितने दिन दाल को शामिल करना चाहिए? एटलीस्ट आप उसको 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं। अ वैरायटी ऑफ दालें ऑल्टरनेट डेज पे, क्योंकि आप अ वैरायटी ऑफ लेग्यूम्स रख सकते हैं, पल्सेस रख सकते हैं। जैसे आपने किसी दिन चने खा लिए, किडनी बीन्स खा लिए, काऊ पीस खा लिए, इसी तरह से आप वैरायटी ऐड कर सकते हैं। वैरायटी आप जितने न्यूट्रिएंट्स की अपनी डाइट में रखेंगे, आप उतने ज्यादा हेल्दी रहेंगे। शाह भाई टाइम का मैं जरा कंक्लूड कर दें। इसलिए मैंने बताया कि हर चीज बच्चों को भी दें, घर में भी आदत डालें। आप एक शेड्यूल बना लें, एक दिन सब्जी बना ली, एक दिन आपने चिकन बना लिया, एक दिन आपने कुछ और बना लिया, एक दिन दाल बना ली, तो इस तरीके से आपका वीक निकल जाएगा ये। तो और दूसरी ये है
कि अपने आप को खुश रखा करें। आप जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर होते जाएंगे। क्या बात है, ये सबसे अच्छी बात ये सबसे अच्छी बात है। जितना खुश होते रहेंगे आप उतना दवाइयों से भी दूर रहेंगे, टेंशन और परेशानियों से भी दूर रहेंगे। बहुत शुक्रिया शाह भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अबीरा, हमारे शो पर मौजूद थे। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे एपिलेप्सी पे और मिर्गी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कॉमन भी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है और बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आती और इसकी बहुत सारी मिथ्स हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट। वेलकम बैक। तो अपने टॉपिक पे बढ़ने से पहले जो है वो आपको दिखाते हैं एक बड़ी ज़बरदस्त सी मुलाकात और जो कि हुई है इंग्लैंड में और दो बड़े स्टार्स के दरमियान। और इस मुलाकात में मौजूद हैं साइम और हानिया। तो जनाब हानिया जो है वो साइम अयूब के इंतज़ार करने के लिए बाहर खड़ी थी। तकरीब में दोनों मौजूद थे। फिर हानिया ने कहा कि जी वो साइम से यहाँ पर मिलकर ही जाएंगी और फिर ये मुलाकात हुई और उसके बाद इस मुलाकात की जो वीडियो है वो वायरल हुई और हमने आपके साथ में फ़ौरन शेयर की। लेकिन एक बर्थडे भी है जो हम आपके साथ में शेयर कर देते हैं। ये हमारी भाभी जिनका नाम है अलीना और बहुत प्यारी सी हमारी भाभी हैं। और ये जो मेरे भाई हैं जुहेल, उनकी वाइफ हैं। तो भाभी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड 1000 मोर टू कम। ऐसी हंसती रही, मुस्कुराती रही और जब आप लाहौर से वापस आएँ तो ट्रीट भी आपने। तो जनाब ये बर्थडे आपने देखी। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और हमारा टॉपिक है मिर्गी। मिर्गी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को जो है ना वो बड़ी मिसकंसेप्शन भी है। बहुत सारे लोग अपना केस खुद बिगाड़ भी लेते हैं। इसकी जो अलामात है वो क्या होती हैं, किस तरीके से ये जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस हशमत जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आगा खान से आपका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। और उनके साथ मौजूद हैं हकीम रज़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि मिर्गी क्या है और इसकी कितनी इकसाम होती हैं, क्या अलामात होती हैं इसकी? मिर्गी एक दिमागी आर्जा है, एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे दिमाग के इलेक्ट्रिकल निज़ाम या बरक़ी निज़ाम में खलल होता है जिसकी वजह से मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं। जैसे आम फहम पे देखा गया है कि दौरे पड़ रहे हैं, मरीज़ को आँखें ऊपर चढ़ गई हैं, जिससे बार बार झटके ले रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं, मुँह से झाग आने लगते हैं। या अक्सर केसेस में ये भी देखा गया है कि मरीज़ की एक मेमोरी कुछ अरसे के लिए, कुछ वक्त के लिए चली जाती है। इसकी बहुत सारी इकसाम हैं। अगर एक बुनियादी तौर पे करें तो वो मिर्गी जो जिनियाती तौर पे या मौरूसी है या वो किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कोई चोट लग रही है, ब्रेन ट्यूमर है या दिमाग पे कोई इन्फेक्शन है, जैसे गर्दन तोड़ बुखार होता है तो उसकी वजह से भी मिर्गी पैर सकती है। तो बेसिकली जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो ज़्यादातर वो होते हैं कि जिनको किसी भी कॉज की वजह से, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, दिमाग पे चोट लगने की वजह से, तो इसकी वजह से मिर्गी के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसका क्या ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको टेकअप करना चाहिए? लोग इसको मिस ट्रीट करते हैं। लोग क्या कर रहे थे डॉक्टर साहब कि अगर किसी को दौरा पड़ गया है तो वो उसको चप्पल सूंघा रहे होते हैं और ये एक ऐसी कॉमन प्रैक्टिस है कि आप अगर मतलब कितना भी लोगों को बता दें तो लेकिन लोगों की कोई ना कोई मिथ होती है। ये कौन से डॉक्टर्स ने रेकमेंड की हुई है, ये कहाँ से चली है ये मिथ? ये अरसे से चली आ रही है और ये अभी तक चल रही है। बात सारी ये होती है कि पहले इसको मानना पड़ेगा कि ये बीमारी है, ये कोई जिन भूत या इस तरह सवारी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो अक्सर लोग समझ रहे होते हैं। सही, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज मौजूद नहीं है। इलाज मौजूद है लेकिन सबसे ज़रूरी है उसकी तशख़ीस की जाए। अक्सर औक़ात हमारे पास मरीज़ फ़ौरन नहीं आता है, वो 2-3 साल इधर उधर घूम के पहले वो क्या डिनाइल में होते हैं कि ये बीमारी नहीं है, इसको दौरे पड़ते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है, कोई साइकेट्रिक इलनेस है। ये पूरी एक बीमारी है और इसकी तशख़ीस के बाद इसका इलाज मौजूद है जो अद्वियात की सूरत में है, उससे काफ़ी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। नहीं तो ये जो चप्पल सूंघाने वाला कॉन्सेप्ट है ज़रा थोड़ा सा ये क्लियर करें ना लोगों को कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है। 3 सेकंड से लेके 3 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का ये ऑलमोस्ट दौरा होता है। बिल्कुल। उसके अंदर जितनी देर में वो भाग के जाते हैं, चप्पल लेके आते हैं, इतनी देर में बंदा जो है ना वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद वो बेहोशी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल। तो उनको लगता है कि उन्होंने चप्पल सूंघा दी है तो अब जो है ना शायद उस वजह से बंदा ठीक हुआ है या वो थोड़ा सा उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है। चप्पल सूंघाने का कॉन्सेप्ट कुछ असल में लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक मरीज बेहोश हुआ है तो कोई तेज़ खुशबू या तेज़ बदबू वाली चीज़ जो उसे सूंघाई जाएगी कि उससे वो जाग जाएगा।
कुछ केसेस में जैसे अगर एक मिर्गी का दौरा नहीं है तो हो सकता है ये बात हुई हो कि उसके मरीज जाग जाए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मरीज के मुंह में, नाक में वो पानी डालने लगते हैं कि उससे वो कोई एक सडन एक स्टिमुलस मिलता है तो मरीज जाग जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इससे एस्पायरेट भी पेशेंट कर सकता है और वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जिस पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ा होता है उसको मिस ट्रीट करने की इंतहा ये है कि जब वो, क्योंकि उसके जो जबड़े होते हैं, उसके जो दांत होते हैं उसने पीसे होते हैं और वो बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में होता है, उसके दांत खोल रहे होते हैं, उसके जबड़े खोल रहे होते हैं, वही उसका जबड़ा टूट सकता है, उसका दांत टूट सकता है, उसको दौरा पड़ा है, उसको प्रॉब्लम है। तो आप उसको उस तरह ट्रीट मत करें कि मजीद उसको डैमेज कर दे। उससे थोड़ी देर बाद तो ठीक हो जाना है, फिर मेडिसिन ज़ाहिर दी जाएगी तो वो मजीद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये एक कॉन्सेप्ट, हकीम रज़ा भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि हकीम भाई, मरीज़ के जो मिर्गी का जो पेशेंट है को उल्टे पैर की चप्पल सूंघाना, और ये बहुत सारे लोग, मतलब यकीन करें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो टोटका ही है कि वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, और इसके ऊपर बहस भी होती है लोगों की। लोग कहते हैं भाई आपने जिसको मिर्गी का दौरा पड़ा है उसी के पैर की उल्टे पाँव की चप्पल सूंघा दें और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, और अगर उस टाइम पर वो बंदा किचन में है और वहाँ उसके पाँव में चप्पल ही नहीं है तो कैसे फिर उल्टे और सीधे पाँव की चप्पल पहना के सूंघाया जाएगा? वो बाहर जाएंगे, ढूंढ के लाएंगे कि ये ढूंढ के लाओ? मतलब मुझे ये समझ नहीं आई ये बात आज तक। अच्छा देखिए, असल में ये तो एक तो दुरानी आप पहले बता चुकी हैं, खुद ही इसका जवाब दे चुकी है इस सवाल का। कि नहीं, ये ऐसा दुरानिया होता है कि जब हम तो बताते ही रहते हैं, अवेयरनेस देते रहते हैं। जब ऐसा होता है, जब पेशेंट को ये अटैक या ये दौरा, या हम इससे कहते हैं हसाबी दौरा, सही। अच्छा ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आप जितनी देर तक चप्पल लेके आते हैं या उसको सूंघाते हैं, इतनी देर तक ये होता है कि वो मरीज का जो दौरे का दुरानिया है वो खत्म हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, आपको जब दौरा पड़ा हो तो सबसे पहले जो एहतियाती तदाबीर है वो ये इख्तियार करनी चाहिए कि उसका जो हाथ जोर से वो कहीं मार रहा है वो कहीं ना लगे। सही। उसके वो कहीं अपनी एड़ियां मार रहा है तो कोई ऐसी मेटल वाली चीज आसपास ना हो, उनको हटाएं साइड से। ये एक तो एहतियाती तदाबीर। दूसरा ये कि आप फौरी तौर पे उसकी एक वीडियो बनाएं। ना कि किसी आमिल बाबा के पास बुलाने चले जाएं कि आके दम करेंगे वो तो फिर ये जिन जो है भाग जाएगा। और अमूमन ऐसा है, देखा गया है कि तकरीबन यूँ समझें कि जो एपिलेप्सी के एक तो पढ़े लिखे मुआशरे में जो लोग हैं वो डॉक्टर्स से रुजू करते हैं या फिर ऐसे करते हैं कि बीमारी की बाकायदा तशखीस करवाते हैं, उनकी शरह भी कम है। यानी वो भी समझे कोई 27-28% लोग हैं जो डॉक्टर से रुजू करते हैं। वरना जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं गांव देहात के, उनमें तो 2% ऐसे लोग हैं जो आते हैं, वो भी 10-10 साल पुराने, और उन्होंने 4-4 तावीज़ गले में पहले से डाले हुए होते हैं और वो जी दौरा पड़ा था और ये हुआ था वो होता। तो जूता सूंघाना, प्याज सूंघाना या फिर एमोनिया वगैरह कुछ सूंघाने की कोशिश करना, खुद साख्ता ट्रीटमेंट करना, ये मरीज के लिए इंतहाई खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हकीम साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि भाई ये जो आप सेल्फ ट्रीटमेंट करते हैं ना, खुद साख्ता ट्रीट करना, ये मरीज़ के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अच्छा, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि भाई मिर्गी किन लोगों में होती है, क्या मिर्गी के दौरे सब लोगों को पड़ सकते हैं, क्या इसकी अलामात बचपन से होती हैं, क्या ये आपकी जीन्स से आती है। तो ये सारी बातें और बहुत सारी ढेर सारे जो मिथ्स हैं वो भी क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं मिर्गी के हवाले से। डॉक्टर उवैस हशमत हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मिर्गी किन लोगों को, मिर्गी के जो दौरे होते हैं, ये अटैक्स होते हैं, किन लोगों को आते हैं? क्या सबको मिर्गी का खुदा ना खास्ता अटैक आ सकता है लाइफ में, या ये पर्टिकुलर लोगों में किसी जीन से ट्रांसफ़र होते हैं? ये क्या मतलब इसकी अलामात होती हैं? देखिए, अगर दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर में 60 मिलियन लोग मिर्गी का शिकार हैं, किसी उम्र के किसी न किसी हिस्से में दौरे पड़ चुके हैं। अच्छा। पाकिस्तान में या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये शरह ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो स्टडीज़ अभी तक की हैं, वो हर 1000 में से 10 या 1 से 10 तक के मरीज़ में हो सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड शरह 1 से 5 है। अच्छा। अगर आप देखा जाए तो हमारे उसमें ट्रीटमेंट गैप बहुत ज़्यादा है, एक सहूलियात कम है, और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ सहूलियात से ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी। अब वो चीज़ देखी गई है, वो पेशेंट जो वर्ल्ड वाइड एक शरह होती है उससे ज़्यादा है। सही। जो अमूमन देखा गया 30 साल के उम्र के बाद वाले लोगों में मिर्गी का मर्ज ज़्यादा देखा गया, मर्दों में ज़्यादा देखा गया ख़वातीन की निस्बत। अच्छा। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है, किस वजह से आते हैं?
बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। जैसे मैंने कहा कि अगर दिमाग के कोई भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर है, दिमाग की कोई ना कोई चोट है, अच्छा, रोड एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। हाँ। उसके बाद पेशेंट को हो सकता है अगर सर पे शदीद चोट आई है तो मगर फिट्स पड़ सकते हैं। सही। इसके अलावा काफ़ी केसेस में मौरूसी तौर पे भी देखा गया है, ख़ानदान अच्छा। में मिर्गी की बीमारी चली आ रही है तो उसके साथ भी देखा जा सकता है। सही। अच्छा, मिर्गी के हवाले से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस होगी, दुरुस्त तशख़ीस होगी, उतना ही जल्दी इलाज कर सकते हैं प्रॉपर और मरीज़ ठीक हो सकते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं अब भाई इसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, भाई इसकी तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो कहीं पर भी बेहोश हो जाएगा या हो जाएगी, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा भाई इसको तो आगे पढ़ने के लिए बाहर ही नहीं भेजो, ये लड़की या लड़का इसको तो इस तरह से एपिलेप्सी है तो इसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये कहीं ना कहीं इसलिए भी ठीक होता है कि उनको ठीक करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर वो अकेले हैं और उनको उस टाइम पर दौरा पड़ जाता है तो वो बड़ा उनके लिए मोहलिक होता है। तो ज़रा लोगों को ये बताएं कि कंप्लीटली जो ये मिर्गी के पेशेंट्स होते हैं ये ठीक हो जाते हैं? अच्छा, 80 to 90% केसेस में अगर वो मिर्गी की दवाएं टाइम पे ले रहे हैं, दुरुस्त तशख़ीस है, तो ये दौरे ख़त्म हो सकते हैं। ओनली 10% केसेस ऐसे हैं, 10% वो लोग हैं कि जिनके दौरे ख़त्म तो नहीं होते हैं लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं अद्वियात के इस्तेमाल से। हाँ। आप गलत तस्वुरात की बात कर रही हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हाँ। एक 8 साल की बच्ची हमारे पास आती है, 2-3 साल से वो दिखा रहे हैं ट्रीटमेंट। तो उसके वालिदा जब आई वो बता रही हैं कि मुझे पता चला इस बच्ची को काफ़ी ये डिप्रेस रहती है। तो मैंने पूछा ये क्या मसला है? हाँ। उन्होंने कहा मोहल्ले के बच्चे इसके साथ खेलते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि मिर्गी की बीमारी लग जाएगी, ये कोई लगने वाली बीमारी है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन है फ्लू की तरह। तो वो ये तस्वुरात हमारे माशरे में पाए जाते हैं। तो अब आपका मैं ये कहूँगा कि इलाज से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, लाके प्रॉब्लम को समझे तो सही। जहाँ तक तस्वुरात मतलब की बात अगर है, एक बच्ची को मिर्गी है तो उसके दोस्त उसके साथ इसलिए नहीं खेल रहे कि उनको मिर्गी उनको ना लगता हो है कि जाए। उन्हें लग हालांकि ये जाएगी। कोई ऐसा बिल्कुल नहीं। मर्ज तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा मिर्गी नहीं के है। मरीज के साथ आप खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर मिर्गी सकते के हैं। मरीज के साथ आप बैठ के बात कर सकते हैं। वो आपका भाई, बहन, कजन, दोस्त कोई भी हो सकता है भाई। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये लगने वाली बीमारी है। अच्छा हकीम साहब, आप मौजूद हैं, ये बताएं इसका कंप्लीटली इलाज हो जाता है? और दूसरा ये कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें फिट्स भी पड़ते हैं, तो उनको कहते हैं कि जी ये अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो फिर बड़े होके वो कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। एक ही ये सिमिलैरिटी है इनके दौरान, ये अलग अलग मिर्गी अलग है, वो अलग है? अच्छा, इसमें देखिए हमारे यहाँ देखा जाता है तिब्बी तरीक़ाकार में जी, जिसमें आपके इब्तदाई अलामात और अच्छा। एक होती हैं इंतहाई अलामात। अच्छा। इब्तदाई अलामात में जैसे कि बच्चा जो है पैदाइश के दौरान अगर उसने सही तरह से ऑक्सीजन उसका कोई प्रॉब्लम हुआ, एक ये इशू हो गया, या हम कहते हैं अमूमन कि बच्चा पैदा होने के बाद नीला पीला या इसका इस तरह सा मसला हो रहा था कि सांस वगैरह की में दिक्कत हो रही थी, तो उसके ऐसे बच्चे भी इसका शिकार होते हैं, उनको फिट्स आते हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि कुछ हादसाती होते हैं, जैसे कि चोट लग गई, बच्चा गिर गया, उसके कहीं ब्रेन में चोट लग गई, आपने उसको मसला तेल वेल लगाया, कोई ब्लड व्लड नजर नहीं आया, आपने बोला ठीक है, कुछ दिन वरम आया, उतर गया, पता चला बाद में कि वो ये जो चोट थी ये भी आगे जाके इसका मिर्गी का सबब बन सकती है। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये है कि बड़ों में भी ये अलामात पाई जाती है। ख़वातीन के कुछ इस तरह के अमराज हैं जिनके अंदर भी ये कैफियत आ जाती है। तिब में हम इसे इख्तनाक़ रहम कहते हैं। अच्छा। जैसे शेख अबू अली सीना ने मोजज़िल कानून में लिखा। अच्छा। ये समझ लें कि एक ये अलामत हो सकती है। दूसरी अलामत ये होती है कि आपको फालिज हुआ था, अगर आप बड़े हैं तो आपको फालिज हुआ था, या आपको कोई ऐसा बुखार जिसको गांव देहात के लोग अमूमन कहते हैं मुद्दे का बुखार। सही। अब वो पता नहीं गर्दन तोड़ बुखार था, वो कोई इस तरह का बुखार था जिससे आपके ब्रेन की रतूबत या वो न्यूरोमीटर्स जो आपकी बॉडी को सही तरह से डील करते हैं वो मुतासर हुए। अब होता यूँ है, असाबी दौरा हम इसको इसलिए कहते हैं तिब में कि आपका जो ब्रेन का असाबी जो न्यूरोमीटर्स जो निज़ाम है जो आपके मसल्स को या पूरी बॉडी को डील करता है, वहाँ एक हंगामी सूरत हाल अचानक से पैदा हो जाती है। सही। तो इसमें एक तो एहतियात ये है कि वो बच्चे जो खुली छत पे पतंग उड़ाते हैं, ऐसे मरीज उनका एहतियात करना चाहिए। नहर के पुल के पास जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ खतरात है लाहा के या कोई हादसा होने का, वहाँ उनका इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और हमारे यहाँ जो इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बहुत पुराना है, यानी वो मुशाहिदात पे मुबनी है, तिब्बी फार्माकोपिया में राइज है। बहुत सारी हमारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो उसको बनाती हैं।
वो जो है वो चीज़ मैं बता देता हूँ, उसमें आप जो है वो ले सकते हैं, जिसमें कि 3 ग्राम ऊद सलीब है, 3 ग्राम सैफ़रॉन है, 3 ग्राम वज तरकी है, और उसके साथ 30 ग्राम असगंध नागौरी है, 100 ग्राम हनी है। ये मिला के अगर आप रख लें तो ये भी बहुत अच्छा रहता है इस मर्ज़ के लिए। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ़ कैफियत या जिस्म जो है वो इजहार कर रहा होता है जी। आसाबी दौरे में मुख्तलिफ़ कैफियत का, यानी बैठे बैठे किसी एक तरफ आपके खिंचाव पैदा हो जाए, मरीज़ में हंसने रोने की कैफियत तारी हो जाए, और उसके बाद उसे याद ना हो कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या हुआ था। सही, ठीक है। और इसके मुख्तलिफ मज़हर होते हैं जो कि मुख्तलिफ कैफियत की सूरत में सामने आते हैं। अच्छा। और बेहतर तरीका यही है कि जब कभी ऐसी कैफियत हो या मरीज़ को ऐसी कैफियत हो रही हो तो मरीज़ को याद नहीं रहता, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लें, आप डॉक्टर को दिखाएंगे किसी चलें, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हकीम भाई, जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बातें करें। डॉक्टर साहब, टाइम क्योंकि कम है तो इसको कंक्लूड कीजिएगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि मीडिया अवेयरनेस इस बारे में बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, मिर्गी एक बीमारी है। हाँ। ये कोई ऐसी आर्जी कैफियत नहीं है, पूरी बीमारी है, इसका इलाज मौजूद है, और दुरुस्त तशखीस के लिए अपने कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें। हाँ। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फिर कहूँगा कि मरीज़ ठीक हो सकता है, वो रोज़गार हासिल कर सकता है, तालीम हासिल कर सकता है, शादी कर सकता है। अक्सर लोग पूछते हैं शादी के बाद बच्चों में भी क्या बीमारी आएगी, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज मौजूद है, तो उस बारे में इलाज करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी। चलिए जी, ठीक है, अगर इलाज करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। मिर्गी के जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई ये जो सारी मिथ्स हैं ये वाकई मिथ्स हैं और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मिर्गी के पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उवैस हशमत साहब और हकीम रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आज के शो फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर आपने बताना है हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिटी एट 10।